आ जाओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग, ठीक है। मैंने बहुत सारे टर्म्स डाल रखे हैं अकाउंटिंग के जो आपके सिलेबस के अनुसार रिलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, एंटिटी, एंटिटी का मतलब एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोला कि ऐसा इकोनॉमिक यूनिट, ऐसा इकोनॉमिक यूनिट का मतलब एक ऐसा ऐसी संस्था जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। डू यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बिजनेस स्टडीज? हैव यू रेड दोज थिंग्स? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो जिसका जो लिवलीहुड अर्न करने के लिए या मनी वैल्यू में जिसका जिस एक्टिविटी का हाँ फाइंड आउट हो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अल्ट्रिज्म है, ठीक है, मतलब परोपकार, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। जैसे माँ खाना बनाती है वो परोपकार है, ठीक है। ठीक है। और जैसे अगर मान लो मैं होटल में खाना बना रहा हूँ तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, ऐसा। करेक्ट करेक्ट। तो एंटिटी का मतलब हो गया अ यूनिट और एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से कह रहा हूँ, अ यूनिट और एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको बोलेंगे हम क्या? एंटिटी। अच्छा, एंटिटी जो है ना, बेसिकली आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जॉइंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ऐसा सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। ये जो सारा का सारा कंटेंट सुना ना आपने, इन सबको क्या बोलते हैं? एंटिटी। कैपिटल क्या होता है? एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस या फिर एनीथिंग विद विच द बिजनेस हैज बीन कमेंस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जिससे बिजनेस शुरू हो या फिर जिस जिस जो बिजनेस हम कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल। और जो कोई भी चीज़ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर से बिजनेस में जाएगी वो क्या बन जाएगी? सारी की सारी चीज़ें कैपिटल। अच्छा, कैपिटल कैश में हो सकता है, प्लस कैपिटल काइंड में हो सकता है। काइंड का मतलब गुड्स वगैरह जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट, ठीक है, ऐसा। अच्छा, एक बात याद रखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी, ठीक है। और वैसे कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल ओनर्स का फंड है या फिर इक्विटी है, एसेट नहीं। ओनर्स का फंड है, इक्विटी है। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल ऑफ ओनर इज अ लायबिलिटी which is to be paid back by the business to its owner in the event of closure or transfer of the business. Hence, it is not classified as normal liability. For corporate bodies, capital is normally represented as shares या share capital. तो आप एक चीज याद रखेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार हमेशा कैपिटल क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं। तो कैपिटल क्या हो गया? एनीथिंग with which the business had been commenced or anything with which is invested in business from the private property of the owner called capital. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स, when a proprietor or when owner of the business withdraws anything from the business for his personal use, अगर बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। अच्छा, और जो जो कैपिटल होगा, सॉरी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ठीक है, कुछ भी हम अगर बिजनेस से निकाल रहे हैं पर्सनल पर्पज के लिए वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का फॉर्म क्या हो सकता है? कैश में ड्राइंग्स हो सकता है और काइंड में ड्राइंग्स होता है, गुड्स में ड्राइंग हो सकता है। आप काइंड बोलेंगे, काइंड का मतलब गुड्स, एसेट, कुछ भी निकल सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कैंडी बोलेंगे, ठीक है। तो कैश में हो सकता है या कैंडी में हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ड्राइंग्स एसेट है या नहीं है, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार सिर्फ ड्राइंग एसेट है और किसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ड्राइंग एसेट नहीं है। और ये सब फालतू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन पढ़ना है, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यू हैव ऑलवेज स्किप द गुड पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। आ जाओ। ड्राइंग विल ड्राइंग विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द ओनर्स कैपिटल। ड्राइंग से क्या होता है? ओनर का कैपिटल क्या होता है बेटा? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, याद रहेगा, ओके ग्रेट। नाउ यहाँ लिखना था एक बार, करंट एसेट
माइनस करंट, अच्छा लिखा होगा कहीं पे हमको लगता है, खाली एक लाइन आप लिख लो ना, करंट लायबिलिटी, बस एक लाइन लिख लो, इसी को WC बोलते हैं, बाकी छोड़ दो, नहीं पढ़ना आपको। सुनो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक टर्म होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। याद रहेगा, और सिर्फ इतना ही याद रखना आपको, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, इसमें वैसे लिखा हुआ है सब कुछ। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है रिसीट्स। रिसीट्स किसको बोलते हैं, रिसीट्स का मतलब होता है पैसे का आना, बस और कुछ नहीं। एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश और बैंक कॉल्ड रिसीट्स, और कुछ को रिसीट नहीं बोलते। ठीक है, रिसीट्स मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी इन बिजनेस, इनफ्लो ऑफ मनी इन द बिजनेस कॉल्ड रिसीट्स। रिसीट्स ये किसी भी सोर्स से आए इसको बोलेंगे रिसीट। अच्छा, रिसीट दो तरह का हो जाएगा, अच्छा इसमें लिखो अभी है, एक है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हो गया, देखो जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जैसे बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी क्या होता है, परचेज करना, सेल करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, यही तो नॉर्मल एक्टिविटी से आने वाला कोई भी रिसीट होगा उस रिसीट को बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी से आने वाला कोई भी रिसीट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, जैसे परचेज तब ठीक है अनुज चलो आ जाओ। नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाला कोई भी रिसीट हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है भैया, अगर हम कोई भी एसेट को सेल करते हैं एंड आफ्टर सेलिंग दैट एसेट वी रिसीव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, दैट मनी इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल रिसीट। फिर से कह रहा हूं, नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से होने वाला जो पैसा है, आने वाला पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसा, आने वाला पैसा इज व्हाट, कैपिटल रिसीट। और अगर हम कभी भी कोई एसेट को अगर बेचें, ठीक है, एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट नहीं पैसा, उस पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। ठीक है, करते हैं, रुक जाओ। Those receipts which are obtained in course of normal business activities called revenue receipt। ठीक है, और द रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, ऐसा। कैपिटल रिसीट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रोप्राइटर टुवर्ड्स कैपिटल, जैसे हम कैपिटल लगाया तो वो कैपिटल रिसीट हो गया बिजनेस के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेस को का एसेट को बेच दिया, उससे आने वाला पैसा को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। या फिर मान लो कहीं से आपने लोन लिया, वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। ठीक है, हाँ जी, गेन कैसे बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर। 10,000 रुपये का एसेट है, 8 में बेचा, ठीक है, 2,000 क्या हुआ, 2,000 दो का क्या हुआ, प्रॉफिट, इसको बोलेंगे गेन, इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ठीक है, समझे, हाँ, देयर यू आर। चलो, तो गेन किसको बोलेंगे, समझ गया, प्रॉफिट होने वाला, एसेट पे होने वाला प्रॉफिट को बोलेंगे गेन। और 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 क्या बोलना था मेरे को, हाँ, जो बिकेगा, बिकने के बाद जो पैसे आते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसीट। ठीक है, ऐसा, ओके। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपेंस किसको बोलता है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, खर्चा। डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इसको खर्चा बोलेंगे। अगर टफ क्वेश्चन आएगा खर्चा से खाली बस, तो इन 3 लाइन में से एक ठो लाइन उठा के क्वेश्चन वो दे देगा। डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उसको खर्चा बोलेंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो और डिप्लीशन ऑफ एसेट और इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटी इनकरेंस, इनकर होना मतलब लाइबिलिटी का होना, जिंदा होना। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, मतलब कभी भी लाइबिलिटी कब आएगी, जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे तब तो लाइबिलिटी नहीं आएगा, और खर्चे का पैसा दे दिया तो लाइबिलिटी नहीं है, खर्चे का पैसा नहीं दिया तो लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा।
रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी, तो खर्चा बेसिकली क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीज होना, ठीक है, लायबिलिटी इनकर होना इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और डिक्रीज होना इक्विटी माने कैपिटल का पैसा इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बेसिकली क्या हो गया, पहला चीज अमाउंट ऑफ यूजिंग गुड्स ऑन, नीचे जो लिखा है अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग फॉर यूजिंग स्पेंड फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज अ खर्चा। और अगर टेक्निकल सेंस में देखेंगे एमसीक्यू पर्पस के लिए, तो डिक्रीज इन इक्विटी और डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, इसको बोलेंगे क्या, एक्सपेंस। नाउ प्रॉफिट किसको बोलते हैं, देखो सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया, परचेज माइनस किया, तो क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ये जो सेल है ना, इसको बोलेंगे रेवेन्यू, इसका मतलब ये है इनकम, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपेंस। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अगर वो इनकम और एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस से इनकर होता है, अगर वो एसेट वगैरह रहा तो क्या बोलेंगे उसको, गेन, ठीक है, उसके प्रॉफिट को। नेक्स्ट लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। अगर मान लो सेल माइनस परचेज, अगर मान लो सेल 1000 रुपया है और परचेज 400 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट आएगा 600 रुपया। अगर सेल 1000 रुपया है और उसी आइटम को परचेज किए हैं 1500 रुपये में, तो मेरे को लॉस आएगा 500 रुपये का, ठीक है, ये लॉस है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद गुड्स और सर्विसेज इसको बोलते हैं। देखो सर्विस का मतलब क्या होता है, जो इनटेंजिबल नेचर का होता है। पहला बात, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई दिख रहा है क्या, आप, हाँ वो दिख रहा है वो तो टेंजिबल है, तो गुड्स हो गया। सर्विस नहीं दिखता है, ठीक है। सर्विस क्या होता है, डॉक्टर आपका इलाज किया, वो इलाज के लिए जो गुड्स यूज करेगा वो दिखेगा, सर्विस दिया वो सर्विस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ टेंजेबल आर्टिकल और कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, आपको पहले से बताया हुआ। अच्छा सर्विस क्या हो जाएगा, इनटेंजेबल आर्टिकल, इनटेंजेबल थिंग्स हो जाएगा जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट डेटर्स, क्या हुआ, डेटर्स किसको बोलते हैं, जिनको हम गुड्स सेल करते हैं और जिनसे अमाउंट लेना रहता है उसको हम डेटर बोलेंगे। एक लाइन का बात है, जिसको हम अगर गुड्स सेल करेंगे उधार में उसको डेटर बोलेंगे, जिसको हम सेल करेंगे कैश में उससे वो मतलब ही नहीं है, वो पैसा दिया वो गया, ठीक है। द अमाउंट विथ विच द कस्टमर ओ टू द बिजनेस, ओ टू द बिजनेस मतलब बिजनेस को ओ कर रहा है, मतलब बिजनेस को वो क्या देगा, पैसे देगा, ठीक है, ऐसा। और परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब कस्टमर जो बिजनेस को पैसा देगा या फिर कस्टमर को जो हम सर्विस रेंडर किए हैं उसके लिए पैसा देगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या, डेटर, ठीक है। और ऐसे अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो क्रेडिट सेल जिसको किए हैं वो कहलाएगा डेटर्स, बस एक लाइन, बस क्रेडिट सेल जिसको किए वो कहलाएगा डेटर्स। डेटर ना तीन तरह के हो गए, पहला गुड डेट, डाउटफुल डेट और बैड डेट। जिससे श्योर शॉर्ट है कि पैसा रियलाइज होगा उसको क्या बोलेंगे, गुड डेट, ठीक है। जिससे डाउट में है कि पैसा नहीं रियलाइज हो सकता है, रियलाइज भी हो सकता है, उसको कहेंगे बैड डेट, सॉरी डाउटफुल डेट। और जिससे पैसा रियलाइज ही नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेट, ठीक है। हाँ नहीं तो ऐसा नहीं, बेचेंगे हम उसको, सबको बेचेंगे, ठीक है, बता रहे हैं। जैसे परीक्षा में आप बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं जिसको आपको आता नहीं रहता है, आपको लगता है ना एक दो नंबर मिल जाए तो, हाँ बस वही, वो इसीलिए वो जानबूझ के करता है। मैं करता हूँ प्रबंध, रुक जाओ। कौन सा व्यक्ति पैसा देकर जाएगा, कौन सा व्यक्ति पैसा लेकर के जाएगा, किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। अगर मान लो पिछले साल वो पैसा दिया लेकर भाग गया था, ठीक है, 10% अमाउंट खाली, बस इस साल आके पैसा दे के गया, बोला पूरा पैसा, बोला पूरा पैसा लीजिए और ये पिछले साल गुड्स खरीदे थे उसका ही पैसा ले लीजिए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा व्यक्ति लेके जाएगा कौन सा व्यक्ति लेके नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप डाउट में रहते हैं, तो डाउट में रहते तो क्या बनाते हैं,
डाउट में रहता था, प्रोविजन बनाते हैं कि हो सकता है कि ये इतना इतना परसेंट लोग नहीं देगा। मान लो 100 आदमी को गुड्स बेचा और हर आदमी को 1000 रुपये का गुड्स बेचा है, तो कितने रुपए का गुड्स बिक गया? 1 लाख रुपए का। और आपको लग रहा है कि उस 100 आदमी में से 10% लोग पैसा साथ नहीं दे करके जाएंगे, ठीक है, तो 10% का आप प्रोविजन बना दिए, उसको बोलेंगे डाउटफुल, ठीक है। जब आपको पता नहीं रहेगा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो डाउटफुल है, और पता रहा कि डूब गया मतलब बैड डेट है, ठीक है। नाउ क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर पे आ जाओ। हाँ, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू फ्रॉम हुम वी परचेज द गुड्स। क्रेडिटर कौन होता है? वो व्यक्ति जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। अच्छा, क्रेडिटर का सिंपल सा स्टफ क्या है? क्रेडिट परचेज को क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिट परचेज क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सुनो, trade discount, that kind of discount which is not recorded in books of account and which is given by the trader to enhance or expand his business activities, ठीक है, या बिजनेस का सेल को बढ़ाने के लिए। देखो, इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द होल सेलर टू रिटेलर, ठीक है, कंप्यूटेड ऑन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किस पे कंप्यूट होता है? लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे कंप्यूट होता है। होल सेलर टू रिटेलर देते हैं और लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे कंप्यूट होता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखना। तो पूछेगा ना कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, परचेज। कोई भी गुड्स अगर हम रीसेल के लिए खरीदेंगे, मार्क दिस वर्ड, कोई भी गुड्स अगर हम रीसेल के लिए खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा? परचेज। अगर कोई भी गुड्स यूज करने के लिए खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा? वो एसेट। एसेट, ठीक है, याद रखना। सेल्स को रीड कर लेना, सेल्स में नथिंग, सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेबिट नोट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रेडिट नोट में देखो क्या आएगा। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। क्रेडिट नोट आपने पहले पढ़ा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हाँ पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? डे बुक्स में। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? ये सेल का मतलब है कि सुनो, कोई भी प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स अगर आप उसको तो परचेज का मतलब कोई भी गुड्स अगर आप बाई कर रहे हैं, रीसेल का मतलब बेचने के लिए, तो वो परचेज है, तभी उसको परचेज में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा। हाँ जी, हाँ डे बुक में पढ़े थे, ठीक है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, समझना। हाँ, नहीं, ये जैसे मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, इसने इसको सेल किया, ठीक है, बी को। अच्छा, मिस्टर ए ने बी को सेल किया कितने का? 1000 रुपये का। और मिस्टर बी ने बाद में रिटर्न कर दिया कितने का? 100 रुपये का गुड्स, ठीक है। तो मिस्टर ए ना अपने बुक में एंट्री, पहला एंट्री जो पास करेगा वो क्या करेगा? बी टू सेल्स, एक पहला एंट्री। अच्छा, दूसरा एंट्री पास करेगा रिटर्न का एंट्री, टू बी कर देगा और ऊपर में क्या लिखेगा? सेल्स रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब इसी वाले एग्जाम्पल से ना इसका डेफिनेशन को समझना होगा। जब ये एंट्री पास करेगा ना एसआर टू बी, यानी सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो ए क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, उस डॉक्यूमेंट को भेजेगा किसको? बी को, और बी को बोलेगा देखो बी, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ द अमाउंट स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट व्हेन सेलर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेंड टू बायर, स्टेटिंग दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द अमाउंट स्टेटेड इन द क्रेडिट नोट, ठीक है। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सेलर बनाता है। किसको भेजता है? बायर को, ठीक है, कि उसका अकाउंट को क्रेडिट करना है। अच्छा, अगर इतना समझने में दिक्कत हो तो आप एकदम एक लाइन समझना, जो मेरा डेटर है उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या बनाएंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और हम ही बनाएंगे कौन? क्या? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन बना? फिर सेलर बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, बी क्या करेगा? बी इसको ना डेबिट नोट भेजेगा। बी अपने बुक में एंट्री क्या पास किया होगा? परचेज डेबिट टू व्हाट? ए। हाँ, अब ये 100 रुपये के लिए एंट्री पास करेगा, ए को डेबिट मारेगा 100 रुपये से, और टू परचेज रिटर्न क्रेडिट मारेगा, तो ये इसको क्या भेजेगा? डेबिट नोट।
ठीक है। तो डेबिट नोट कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय दी बायर। ये बायर प्रिपेयर करेगा और बायर किसको भेजेगा? सेलर को। और सेलर को बोलेगा देखो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट स्टेटेड इन दी डेबिट नोट। समझा? अच्छा, अब एक लाइन में याद करने के लिए, एक लाइन में याद करने के लिए, हम जिसको गुड्स बेचेंगे उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो कैंसिल होगा वो, ठीक है। तो जिसको हम बेचेंगे उसके लिए हम बनाएंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। अच्छा, जिससे हम खरीदेंगे उसके लिए बनाएंगे क्या? डेबिट नोट, ठीक है। हम डेटर के लिए बनाते हैं क्रेडिट नोट और क्रेडिटर के लिए बनाते हैं डेबिट नोट। याद रखना, यहां लिख लो वो चीज। क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा तो उस हिसाब से इसको लिखना आंसर। वाह, डेटर के लिए बनाएंगे क्या? डेबिट नोट। और क्रेडिटर के लिए बनाएंगे क्या? क्रेडिट नोट, ठीक है। यही तो। श्योर है? मतलब कुछ सुनता नहीं है तुम लोग। क्रेडिट नोट ऊपर होगा और डेबिट नोट नीचे होगा। ठीक है। नाउ एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज जो हमको क्या देती हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट। सुनो, एसेट्स का मतलब वो प्रॉपर्टीज जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, पहला चीज ये। दूसरा चीज, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो, वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है, और वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उस खर्चा को एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। उस खर्चा को क्या करेंगे? एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। उस खर्चा को एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उस एक्सपेंस को एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। एसेट के कॉस्ट में ऐड करो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बिल्डिंग है, उसको रंगाई पुताई कर दिया, उससे उसका वैल्यू बढ़ेगा क्या? क्या बढ़ेगा? देखने में खाली अच्छा लगेगा, उसका दाम बढ़ जाएगा उससे। कैसे बढ़ जाएगा? हाँ, एसेट से कॉस्ट में ऐड करेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, वैल्यू, कोई बिल्डिंग का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? एसेट से कॉस्ट में ऐड करो। कोई बिल्डिंग का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? बिल्डिंग जितना दिन तक जिंदा रहेगा उतना उतना दिन, अगर मान लो कोई बिल्डिंग खरीदो, अगर आप बाई कर रहे हो और दिख रहा है कि आज बाई करने से 40 साल तक और जिंदा रहेगा, इसका मतलब कोई बिल्डिंग और भी है, वो आज बाई करते तो 20 साल तक जिंदा रहेगा, तो कौन सी वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा होगा? 40 वाले का। तो मेरे को बताओ, रंगाई पुताई करने से क्या बिल्डिंग का लाइफ इंक्रीज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। अच्छा, तो अगर मैं बिल्डिंग में अच्छा से प्लास्टर व्लास्टर कर दूं, ईंट वीट को ठीक कर दूं, जहां जहां टूटा भांगा है सबको ठीक कर दूं, पिलर विलर स्नैप डाल दूं, ठीक है, दीवारें जहां पर खराब हो गई उसको हटा दूं, ये सब क्या है? मतलब बिल्डिंग को 50% पुराना 50% नया कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या बिल्डिंग का लाइफ इंक्रीज होगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। जब 40 साल चला तब कितना चलेगा? 60 साल चलेगा। अगर मान लो मैं रेंट पे बिल्डिंग लगा रहा हूँ 1 लाख रुपये महीना, तो 1 लाख रुपये साल का मान लो, तो 40 साल में 40 लाख कमाऊंगा। वैसे उस बिल्डिंग को अगर उस तरह से रिपेयर कर दूं तो 60 साल चलेगा, तो 60 40, तो वो 60 साल तक 60 लाख कमाऊंगा। इसका मतलब फ्यूचर में 20 लाख इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, आप जब कोई कंप्यूटर लेते हैं, आजकल के ज़माने में तो खैर नहीं होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, मान लो कोई छोटा सा सिंपल स्टफ,
मान लो आपका ना दर्जी का दुकान है, ठीक है, आप कपड़ा वगैरह सिलते हैं, तो 10 तो सिलाई मशीन खरीदा आपने, सिलाई मशीन जो है वो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन खरीदा आपने जो कंप्यूटराइज सिलाई होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, वो आएगा इंजीनियर, उसको लगाएगा, फिट करेगा, आपको समझाएगा, समझा के जाएगा। इसका कॉस्ट पड़ेगा 5,000 रुपया पर इंजीनियर, ठीक है। तो 10 सिलाई मशीन का कॉस्ट कितना पड़ेगा इसको ठीक करके ऑपरेशन में लाने का? 50,000 रुपया। क्या ये 50,000 रुपया जो है ये उस सिलाई मशीन के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं ऐड होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, तो क्यों ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं नहीं, अगर जब तक कि, हाँ, जब तक हम वो सिलाई मशीन पे एक्सपेंस हम नहीं करेंगे वो सिलाई मशीन फंक्शनल नहीं। वैसा जैसे दुकान में पड़ा था वैसे यहाँ पड़ा रहेगा। उस एक्सपेंस के करने के बाद ही वो सिलाई मशीन फंक्शनल बनेगा और हमको पैसा कमा के देगा। इसका मतलब, अच्छा, इस वाला जो ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी दूसरा वाला आपको, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो एनी काइंड ऑफ वेजेज और सैलरी पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और एनी एसेट, वो क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। और उसको क्या करते हैं? एसेट के कॉस्ट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां बगल में लिख लो, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा, एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन एसेट ए कॉस्ट में ऐड होगा। पूछो ना भाई जल्दी से, क्या? हाँ बोलो, एक सेकंड बोलो, क्या पूछना है? हम्म, सुनो, मशीन के रिपेयरिंग के लिए अगर वेजेस दिए तो क्या रिपेयरिंग करने से मशीन का वैल्यू बढ़ जाता है क्या? मशीन का रिपेयरिंग करने से मशीन का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो खाली फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास में एक मशीन है, ठीक है, वो मशीन एक दिन में 1,000 यूनिट बनाती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एग्जांपल चाहिए, मैं तुम्हारे घर में कढ़ाई है, कढ़ाई समझते हैं, जिसमें वो बनता है, क्या बोलते हैं, सब्जी, ठीक है। हाँ, तो सब्जी जिसमें बनता है कढ़ाई में, अगर उस कढ़ाई में छेद हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जाके वहाँ वेल्डिंग, नहीं मतलब वेल्डिंग वाला से वेल्डिंग करवा लिया, ठीक है। अब, अरे एक शांति भाई, वेल्डिंग वाला से वेल्डिंग करा लिया, तो वेल्डिंग करने से क्या हो गया? कढ़ाई ठीक हो गई। अब वो पहले उस कढ़ाई में ना 1 किलो सब्जी बनती थी, ठीक है, वेल्डिंग कराने से भी 1 किलो सब्जी बनेगी, थोड़ी ना 5 किलो सब्जी बन जाएगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस, इससे एसेट का आउटपुट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। पहले 1 किलो सब्जी बना के हम बेचते थे, अभी भी 1 किलो सब्जी बना के ही बेच पा रहे हैं। अगर वो वेल्डिंग कराने से उसमें 4 किलो सब्जी बनता तो वो उससे क्या होता? कॉस्ट में ऐड होता। अगर मान लो वेल्डिंग कराने से तो ऊपर में ऐसा बाउंड्री खड़ा कर दिया, 5 किलो सब्जी अब बन रहा है, तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा, वो रिपेयरिंग एक्सपेंस नहीं होगा, वो क्या होगा? सुपर कंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं, वो एसेट के कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। समझा क्या? ओके, कौन सा? अरे रिपेयरिंग ही डेबिट होगा भाई, उसमें एसेट डेबिट नहीं होगा। हाँ, हाँ, सुनो, अरे शांति, अगर रिपेयरिंग एक्सपेंस होगा तो रिपेयरिंग ही डेबिट होगा, अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रहेगा तो एसेट डेबिट होगा, ठीक है। हाँ, अगर वेजेज पेमेंट किया है रिपेयरिंग के लिए तो रिपेयरिंग का खर्चा में जाएगा, अगर वेजेज पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो किस में जाएगा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में जाएगा, सॉरी, मशीन के कॉस्ट में जाएगा और मशीन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट होगा, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, ठीक है। एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। रिपेयरिंग क्या होगा? नॉर्मल खर्चा है, एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। कितने तरह का एसेट होता है? 2 तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट मतलब इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो टेंजिबल एसेट होगा, जैसे कार, बिल्डिंग, ठीक है, फ्रिज, फर्नीचर, ये सब क्या होगा? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब जो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट में क्या आएगा? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड इक्विटी, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ये सब क्या आएगा? इनटेंजिबल एसेट आएगा, ठीक है। अच्छा,
एसेट को ना दो तरह से और डिवाइड करते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अच्छा, करंट एसेट किसको बोलते हैं और नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं? जो एसेट 12 मंथ के अंदर जिंदा हो और 12 मंथ के अंदर मर जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे करंट एसेट। जैसे डेटर्स, आज हम किसी को सेल किए हैं तो वो बंदा पैसा मेरे को 1 साल के अंदर ही दे देगा, इट इज हाईली एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसलिए डेटर्स क्या होता है? करंट एसेट। आज जो सामान खरीदे हैं वो हाईली एक्सपेक्टेड है कि 12 मंथ्स के अंदर क्या होगा? बिक जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट एसेट बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल का पैसा, बिल रिसीवेबल ड्रॉ करते हैं तो उसको 1 साल के अंदर ही उसका पैसा हमको मिल जाता है, रिकवरी हो जाती है, मैच्योरिटी हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट, ठीक है। और करंट एसेट का मतलब क्या है? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रिकवरी होना। बस आपने ये वाला लाइन याद रखने का और ये वाला लाइन याद रखने का, ठीक है, बस हो गया। एक लाइन बस करंट एसेट के लिए चलेगा आपको। नॉन करंट एसेट मतलब सारा फिक्स्ड एसेट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन करंट एसेट बोलते हैं। सारा फिक्स्ड एसेट को क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, देखो, अच्छा, फिक्स्ड एसेट क्या हो गया? जिसको मोर देन 12 मंथ्स यूज करना है, ठीक है, वो फिक्स एसेट हो गया। या फिर जिसको हम रीसेल के लिए नहीं खरीदे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? मेरा फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब वो एसेट जिसका वैल्यू एग्जॉस्ट या लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट यूज। जैसे भूगर्भ में कोयला, कोयले के खान में आप कोयला निकालेंगे तो एक दिन वो कोयला खत्म हो जाएगा। समंदर के अंदर से तेल निकालते हैं हम लोग, तेल निकालते हैं तो वहाँ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक एक पर्टिकुलर पॉइंट से तेल का जो सोर्स होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वेस्टिंग एसेट किसको बोलते हैं? वो एसेट जिसका वैल्यू कम होता है या एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, कब? यूज करते करते, ठीक है। अच्छा, वेस्टिंग एसेट पे होने वाला डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम लोग क्या? डिप्लीशन। वेस्टिंग एसेट पे होने वाला डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम लोग क्या? डिप्लीशन, ठीक है। अच्छा, वेस्टिंग एसेट का एग्जांपल क्या होगा? कोल माइंस या कोलियरीज बोलते हैं उसको, माइन या क्वेरीज बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोलते हैं? देखो जरा, देखो, दोज एसेट्स विच आर नॉट एन एसेट बट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर सम टेक्निकल रीजंस, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो बिजनेस को तुम लोग जैसे बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, हाँ, क्या छूट जाता है? अच्छा, तुम लोग आदत हो गया खराब, तुम लोग हमसे रेगुलर मिला करो, ठीक है। अगर तुम हमसे रेगुलर मिलोगे तो हमेशा आदत ठीक रहेगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है बट एक तो बाउंड्री के अंदर, ठीक है। आ जाओ, जैसे सीता जी है ना, सीता जी जब वो क्या बोलते हैं उसको, क्या लक्ष्मण देखा, वो पार की तभी तो इतना कांड हो गया, ठीक है। तो हमारा शास्त्र ही बोलता है कि हमेशा लक्ष्मण देखा के अंदर आके जो करना है करो, बिंदास एकदम करने का, ठीक है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते कांड हो जाता है, ठीक है। तो टू बच फ्रॉम दैट कांड यू शुड नॉट क्रॉस दैट लक्ष्मण रेखा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना? बाकी आप समझदार हैं। और तबीयत ठीक है ना आज कि आए हम मिलने के लिए? एक भांड चाय पिला देना बस, और क्या, आ जाएंगे तो, ठीक है। चलो, खैर सुनो ना, शांति, कहाँ थे हम लोग अभी से? वेस्टिंग एसेट में ना, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, वो खत्म हो गया भाई। हटा हाथ, हटा, तेरा हाथ बहुत भारी है, 5 किलो का हाथ रखा है तुम, हटा हटा। चलो ठीक है, सुनो ना, बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा आपने, उसमें मोवा ओवा पढ़ा होगा। अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। हाँ, तो बिजनेस जो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का जिस दिन हैप्पी बर्थडे होता है
उस दिन एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हु ग्रांट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कौन देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कौन देता है कंपनी को? क्यों भाई? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कौन देता है? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। कलकत्ता में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? एनीवन नोज? निजाम पैलेस। एक्साइड के पास जाएंगे, निजाम पैलेस है, वहां पे कंपनी का ROC का ऑफिस है। हु इज, मतलब ROC कौन होता है? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू गवर्न होती है, और उसी के थ्रू इंडिया में LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 का सारा चीज गवर्न होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले का जितना एक्सपेंस होता है ना, ठीक है, उस एक्सपेंस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। कंपनी का धंधा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, कंपनी धंधा स्टार्ट करेगी, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मान लो 40,000 उसको हो गया है, तो क्या वो खर्चा तुरंत PL में दिखाएगी? अगर वो खर्चा तुरंत PL में दिखा देगी तो उसको तुरंत के तुरंत नुकसान हो जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि उस खर्चे को 5 बार में दिखाइए। हर साल 40,000 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 8,000। हर साल 8,000 रुपये दिखाइए, और अगर हर साल 8,000 रुपये दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट कंपनी को दिखेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और अगर हम हर साल 8,000 दिखाएंगे तो पहले साल 8 दिखा लिया, 32 कहाँ जाएगा फिर? तो 32 को हम एसेट साइड में दिखाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल करके, ठीक है। और वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो एसेट है नहीं ना, लेकिन एसेट साइड में दिखाया है। तो क्यों दिखाया है? क्योंकि टेक्निकल रीजन। कौन बोला? कंपनीज एक्ट। आप समझा फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? ओके, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव नो रियल वैल्यू। उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में सम टेक्निकल रीजन के लिए शो करते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है, याद रहेगा। वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे इससे, ठीक है। हाँ हाँ जी, पक्का आएंगे। लायबिलिटी में 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। पहला करंट, सबसे पहले तो थोड़ा सा हर बात में हंसा नहीं करो यार, थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियसली लिया करो यार, ठीक है। तुम लोग क्या इसे हंसते हंसते पढ़ता है क्या सब चीज? हाँ हाँ, दोस्त के सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पढ़ते वक्त कम से कम दिमाग का कंसंट्रेशन हाई रखना चाहिए ना। हाँ, मुस्कुराने के दिन बहुत है, ठीक है। आ जाओ, खैर क्या बोला? जिंदगी में मिले 4 दिन जो जीने के 4 दिन, जो बढ़िया शेर है, उम्र दराजे में मिले 4 दिन जो आरजू में गुजर गया दो इंतजार में, ठीक है। समझ में नहीं आया? ठीक है, बोला 4 दिन मिला है जिंदगी में, ठीक है। तो ये सोचते सोचते गुजर गया कि करें क्या, ठीक है, और कर दिए तो कब मिलेगा, ये सोचते सोचते गुजर गया 4 दिन 2 दिन, समझ गया? आ जाओ, खैर कोई ना, बस हाँ आ जाओ। तो हमारे पास क्या है? वेस्टिंग एसेट और फिक्टिशियस एसेट, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको ढंग से पढ़ने का। नाउ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब वो चीज़ जिसको हम पे करेंगे किसी को इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, तो लायबिलिटी मतलब क्या है सर? इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और सेटलमेंट जब होगा तो क्या होगा सर? सेटलमेंट होगा तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे करंट एसेट था ना, करंट एसेट 12 महीने में जिंदा हुआ, 12 महीने में मर गया, ठीक है। ये भी क्या होगा? 12 महीने के अंदर जिंदा होता है, 12 महीने के अंदर मर जाता है। अच्छा, जो लायबिलिटी कैरी ऑन होती है वो भी करंट लायबिलिटी ही होती है। इसका एक ना छोटा सा डेफिनेशन है, उसमें बोला हुआ है कि रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर जिसका पैसा रिकवरी हो जाए, जिसका पैसा पे हो जाए उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है बैलेंस शीट का डेट। तो हर साल एक बैलेंस शीट का डेट आता है, और हर साल उसी डेट के 12 महीने के अंदर अगर कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू रहता है और अगर पे हो जाता है तो उसको कहेंगे हम करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में बेसिकली क्या आता है? लोन्स आता है, लोन टेकन फॉर ईयर, 5 ईयर्स, डिबेंचर्स इशूड, etc, ठीक है। नहीं, फिक्स लायबिलिटी कोई नहीं होता, हाँ उसको नॉन करंट बोलते हैं, फिक्स लायबिलिटी बोले कुछ नहीं होता, ठीक है।
नाउ इंटरनल लायबिलिटी का मतलब एकदम एक लाइन में सिंपल सा जवाब है, बिजनेस ओनर को जो पैसा देना चाहता है उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। ऑल दोज अमाउंट विच आर एंटाइटल्ड टू द प्रोपराइटर, जो बिजनेसमैन को मिलेगा, लाइक कैपिटल, रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल लायबिलिटी। नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका एग्जांपल कराया था, आपको याद है, सैमसंग और आईफोन का एग्जांपल, ठीक है, कि हाँ, इट्स अ लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, ठीक है। और ऑब्लिगेशन मतलब मेरी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी होती नहीं है, इसको कहाँ दिखाते हैं, फुट नोट में, यहाँ सब लिखा हुआ है, यहाँ लिख लो ना, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ लिख लो ना। हाँ, ये लिखा हुआ ना पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लो। प्लीज नोट दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं आप, फुट नोट में, मतलब बैलेंस शीट के बाद दिखाते हैं, बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं है, ये फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है, इसलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला गया। फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, उस इवेंट पे ये लायबिलिटी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब ये लायबिलिटी बन जाएगी तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, यस सर, तब जाके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी ये लायबिलिटी, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सुनो, कोई भी एसेट को खरीदने के लिए एक्सपेंस हो, प्लस कोई भी एसेट को का वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस हो, ठीक है, वो सारा का सारा एक्सपेंस हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसको कभी भी पीएल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट या प्रॉपर्टी, फिर से कह रहा हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट या प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, जैसे कढ़ाई वाला एग्जांपल, नीचे अगर कढ़ाई को झाल देंगे, ठीक है, तो वो 1 किलो सब्जी बनाएगा, लेकिन कढ़ाई में बाउंड्री खड़ा कर देंगे, 3 किलो सब्जी बनाएगा। 3 किलो सब्जी, पहले 1 किलो सब्जी बन के बिकता था, अब 3 किलो सब्जी बन के बिकेगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे मान लो इसी बेंच को बढ़ा दें अगर यहाँ पे, तो 4 लोग की बजाय अगर 8 लोग बैठने लगे तो क्या होगा, वो 4 लोग जो एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, तो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है ना इस बेंच का बढ़ गया, तो इस बेंच के कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। और इस बेंच में अगर मान लो कोई कील निकल गया, कोई लकड़ी निकल गया, उसको ठोक ठाक दिया, तो वो उसके कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो नॉर्मल खर्चा में ऐड होगा, वो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, वो एसेट के कॉस्ट में। ये लाइन समझ रहा है कि नहीं, सब जो समझा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खाली इतना वाला पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना है कि भैया वो एक्सपेंडिचर जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे, यानी उससे कंपनी को और गुड्स प्रोडक्शन हो और कमा के दे एसेट आपका, या फिर कोई एसेट आप परचेज करें नया नया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे चलेगा, और पढ़ेंगे तो भी चलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस में ना ये कंटेंट आपको डाल रखा है, ये पढ़ना है आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस या रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, उसे क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसका बेनिफिट करंट पीरियड में ही सिर्फ मिलता है, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट एक पीरियड से ज़्यादा में मिलेगा ना, हाँ, मतलब जितना साल तक एसेट चला, कढ़ाई चला, एक्सपेंस मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक पीरियड तक ही मिलेगा आपको उसका बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, वेजेज ऑफ वर्कमैन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, रेंट देना, सेलिंग एक्सपेंस देना, एंड सो ऑन। और कुछ एग्जांपल जो है यहाँ नीचे में दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी इससे भी क्वेश्चंस पूछे होंगे एग्जाम्स में आपके, या पूछे जाएंगे एग्जाम्स में आके। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंस जिसको हम इस साल तो खर्चा कर दिए, लेकिन उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कभी ऐसा होता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा साल तक मिलता है। जैसे मान लो आप सैलरी पेमेंट करेंगे इसी महीने का, तो वो आदमी इसी महीने काम करेगा ना उसके लिए, ठीक है, कि जाके बोलेगा हम 4 महीना काम करेंगे, 1 महीने का सैलरी दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में ही खाली काम आता है,
एक पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा अगर हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मतलब क्या होता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में टाल देना, ठीक है। ऐसा देखो, हुज बेनिफिट डज नॉट एक्सपायर इन वन अकाउंटिंग ईयर, जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक पर्टिकुलर करंट अकाउंटिंग ईयर में एक्सपायर नहीं होता है, एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन को याद रखना, इट इज ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और इट इज सोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे मान लो 40,000 रुपया हमने पेमेंट किया है एडवर्टाइजमेंट का, और वो एडवर्टाइजमेंट ना 3 सालों तक चलेगा, सॉरी 4 सालों तक चलेगा, ठीक है। तो इस साल वो खर्चा कितना मेरा पीएल में जाएगा, 10,000, अगले साल 10,000, अगले साल 10,000, ठीक है। तो इस साल पीएल में डाल देंगे 10,000, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना बचेगा, 30,000, ठीक है। अगले साल कितना बचेगा, 20,000, और फिर उससे अगले साल कितना बचेगा, 10,000। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, फिर समझा दूँ। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 32,000 रुपये का हमारे पास में क्या है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, 4 सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस साल खर्चा कितना होगा, 8,000 रुपया। अच्छा, इसका मतलब बैलेंस शीट में कितना दिखेगा आपको, 24,000 रुपया। 32 में से 8 चला गया, 24, फिर अगले साल 8 फिर चला जाएगा, कितना दिखेगा, 16। मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना दिखेगा, 24। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना दिखेगा, 16। यही तो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद हो गया, उसमें इन वाले में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।